जो हमारी क्लासेज हुई थी उसके अंदर हमने मॉडर्न फिजिक्स शुरू कर दी थी और मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस किया था, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से रिलेट कर उसी का ये दूसरा जो आज लेक्चर आ रहा है आप लोगों के पास में, जिसके अंदर मैं आज डिस्कस करेंगे एटम को लेकर। ये थोड़ा सा बीच में डिले हो गया, हमने कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स थे उनको वहाँ पर कवर कर लिया था। चाहे हमारे पास में वेव ऑप्टिक्स रहा हो या फिर हमारे पास में रे ऑप्टिक्स रहा हो, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो ऑलमोस्ट हमारा हम ये कह सकते हैं 50 to 60% हमारा फिजिक्स का जो जितना भी हमारा सिलेबस है वो कवर हो चुका है। जितने भी डिटेल्स हैं वो सारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर में भी चेक करेंगे तो सबको एक सिस्टमेटिक वे में वहाँ पे अरेंज किया गया है और वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं मैं एटम के साथ में आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा कि एटम होता क्या है और एटम से रिलेटेड हमारे एग्जाम के अंदर में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एटम की बात करें तो हमारे जितने भी नेचर होता है इसके अंदर में हम मिलियंस ऑफ हमारे पास में क्या होते हैं, आप मॉलिक्यूल्स देखते हैं, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब इनको तोड़ के देखा जाता है तो हम ये देखते हैं कि इनको जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं ये किसी ना किसी एटम के थ्रू बनते हैं। जैसे मैं बात करूं कि भाई आपको एक घर बनाना है, घर बनाने के लिए आप क्या करते हो, छोटी छोटी ईंट लेके आए और ईंटों को रखते 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 बाद में आप लोगों के पास में एक पूरा डिजाइन बन जाता है। तो जो बेसिक हमारे पास में स्ट्रक्चर होता है ना, चाहे हम एक घर की बात कर रहे हो या फिर मैं इस पेन की बात कर रहा हूँ, पेन के इस मटेरियल की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है। और इस मॉलिक्यूल में तोड़ता तोड़ता सबसे छोटी यूनिट पर जब चला जाऊंगा इसके पास में, हालांकि उससे भी छोटी चीजें बनेंगी, लेकिन जो बेसिक इसकी यूनिट रहेगी, जो बेसिक यूनिट यानी कि जिसको ये बार बार रखकर बनाया गया, जैसे घर बनाने के लिए आप ईंट को बार बार रख रहे हैं ना, तो उसी तरह से इस मटेरियल को बनाया गया होगा। तो ये जो कंप्लीट बना हुआ है इसको तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, और जिस चीज से मिलकर बना हुआ है उसको हम बोलते हैं एटम। तो हमारे इस नेचर के अंदर में, इस नेचर के अंदर में केवल और केवल हमारे पास में 92 एटम्स होते हैं। और अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास में मिलियंस होते हैं। यानी कि आप यहां पर एक चीज तो समझ गए हैं कि भाई हमारे पास में जो 92 एलिमेंट्स एटम बने हुए हैं इनका हम यूज करेंगे और मिलियंस हम क्या बना सकते हैं, उनको मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे बात करें NaCl, आप लोगों ने नमक जो हमारे पास में कॉमन साल्ट है उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। मान लो मेरे पास में एक N है, Na यानी सोडियम, और Cl मेरे पास में क्लोरीन हो गया, तो इनको आप आपस में जोड़ेंगे तो एक हमारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में एक मॉलिक्यूल बन जाएगा इसका, ठीक है। दूसरी मैं बात करूँ इसके अंदर में, या फिर कोई कंपाउंड मेरे पास में डिजाइन हो जाएगा इसका। जैसे मैं बात करता हूँ H2O, आप लोगों ने ये कहा, ये आप एक कंपाउंड बोल लो, एक एलिमेंट बोल लो, जैसे भी आप लोग इसको मॉलिक्यूल के रूप में बोल सकते हैं। यानी कि चीजें दो अलग अलग जोड़ के आप कितने भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अब जो समझने वाली चीज है वो ये समझ सकते हैं कि भाई मेरे पास में जो एटम आप लोगों ने 92 बोल दिए, आखिर इनको डिफाइन कैसे करे जाते हैं, ये एटम आप लोगों ने कैसे हमें बता दिए। तो भाई हर एटम का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। जैसे मैं बात करूं कि आपकी एक आइडेंटिफिकेशन क्या है, अगर हम नेचुरली अगर आप लोगों के साथ में देखना चाहें तो सबसे पहले आप लोग जो अपने थंबनेल होते हैं या जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं इसी के थ्रू आपकी पहचान होती है। बाद में और सारी चीज़ें आती हैं जैसे DNA हुआ या और अदर चीज़ों के थ्रू हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन जो बेसिकली कोई आपको चेक करेगा तो आपके फिंगरप्रिंट के थ्रू चेक करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एटम मेरे पास में, अब हमने 92 तो बोल दिए, तो इन 92 की हम पहचान कैसे करते हैं। अब इनको देख के, हर किसी को तो मैं देख के नहीं बता सकता कि भाई मेरे पास में ये एटम है, मेरे पास में ये एटम है, हर किसी को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इनके लिए भी एक फिंगरप्रिंट होता है और उस फिंगरप्रिंट को हम जानते हैं किस नाम से, स्पेक्ट्रा के नाम से, या फिर हम बोलते हैं इनके स्पेक्ट्रम। यानी कि हर एटम अपने अंदर से एक डेफिनेट टाइप ऑफ लाइट एमिट करता है, ठीक है। कैसे एमिट होंगी उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में जो स्पेक्ट्रा होते हैं, चाहे हमारे पास में रेडिएशन स्पेक्ट्रा हो या फिर एमिशन स्पेक्ट्रा हो या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर के जैसे जैसे हम आज चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। अभी बेसिक आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ कि ये एटम आप लोगों ने 92 एटम डिफाइन करे हैं, किस बेसिस पे डिफाइन करे हैं, यहाँ पर आप लोगों ने डिफाइन किए इसके स्पेक्ट्रम के बेसिस पे, यानी कि वो किस तरह की अपने अंदर से एक लाइट निकाल रहा है। चलिए भाई अब आगे बात करते हैं इसको लेकर कि आप लोगों ने ये स्पेक्ट्रा तो डिफाइन कर दिया, तो इसके बेसिस पे हम कैसे बता सकते हैं आखिर ये लाइट इनके अंदर से एमिट कैसे होती है। तो बेसिक एक थ्योरी आई थी कि भाई हमारे पास में जो एटम्स, यानी कि जो एटम्स होते हैं उनके अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो एटम पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, और ऑसिलेट करने के कारण में वो क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो किस फॉर्म में वहां पर रिलीज कर रहे हैं, वो हमारे पास में लाइट की फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी थ्योरीज आगे चलती गई और ये बेसिक आइडिया को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि आपके एटम जो हैं या पार्टिकल जो हैं वो ऑसिलेट करेंगे तो ही हमारे पास में लाइट एमिट होगी,
ठीक है, वो थ्योरी क्या थी वो हम चीज़ों को आगे देखेंगे जब हमारे पास में रदरफोर्ड की थ्योरी आ जाएंगी, बोर्स की थ्योरी आ जाएंगी, फिर हमारे पास में जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएंगे उनके बारे में जब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए अब इसका बेसिक जो मैं आप लोगों के साथ में मॉडल के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। हाँ, पहली चीज़ आप लोग को ये ध्यान होनी चाहिए कि हम इसको पूरे को मॉडर्न फिजिक्स क्यों देते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी ना, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद की जितनी भी फिजिक्स हमारे पास में बेसिकली हमारे लिए अनसर्टेन है वो चीज़ें, तो उसको ही हम एक मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। चाहे कितनी भी अब जो भी हमारे पास में आज की डेट में भी जो कोई इन्वेंशन हो रहा है या कोई नई लॉज आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, तो वो हमारे किस फॉर्म में रहेगा, वो हमारे लिए मॉडर्न फिजिक्स के रूप में रहेगा। तो ये सारी थियरी इनके ऊपर में डिस्कस करते रहेंगे। अब एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया कि भाई आप लोगों ने एक एटम तो बता दिया, इसका स्ट्रक्चर बताओ। तो सबसे पहले इस पे काम किया था जे थॉमसन ने, जिसको हम जे थॉमसन के मॉडल के नाम से भी जानते हैं। साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें एक बेसिक मॉडल दे दिया इसका, जिसका अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। दूसरा, इसका नाम प्लम एंड पडिंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो हमारे पास में एटम होता है, हाँ, ये जब इसके पूरी थ्योरीज की गई तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई हम अलग अलग तरह की लाइट बेसिक देख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, एक पार्टिकल सबके अंदर में कॉमन बताया उन्होंने। और वो कौन सा पार्टिकल था, उसको ही हमने नाम दिया था कि भाई हर एटम के अंदर में एक पार्टिकल, बेसिक उसके पास में स्ट्रक्चर अलग रहा हो उसका, ठीक है, वो पार्टिकल एटम अलग टाइप का रहा हो, लेकिन एक उसके अंदर में जो पार्टिकल वो सबके अंदर में कॉमन पाया गया, और उसी को हम किस नाम से बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन था जिसके बेसिस पे सारी थ्योरीज हमारी किस में इन्वेंट हो जाती हैं, वो हमारी मोल्ड हो जाती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में। तो इसी बेसिस को ये पूरा उठाया उन्होंने कि भाई चलो मॉलिक्यूल भी बना देंगे हम। एटम के बारे में हमें तो पता है 92 है, लेकिन भाई मेरे को ये तो बताओ एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जे थॉमसन ने इसके ऊपर में काम किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने डिस्कवरी हो चुकी थी उस टाइम तक। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास में, या फिर एक नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करी कि भाई इसके अंदर में एक जो प्लम पॉडिंग जे थॉमसन का मॉडल था, उन्होंने ये कहा कि ये पूरा मेरे पास में एक चार्ज पार्टिकल होता है, और इसके अंदर में जो नेगेटिव जो होता है चार्जेस, वो इसके अंदर में डंपिंग होती है। यानी कि उसके अंदर जैसे वाटरमेलन आप लोगों ने देखा ना कि बीज उसके अंदर में दबे रहते हैं, या फिर नॉर्मली आप लोग घर के अंदर में खीर बनाते हैं, ठीक है, एक बाउल लिया और उस बाउल के अंदर में आप क्या डाल दो, काजू किशमिश डाल दो आप लोग, और देख तो थोड़ी देर के लिए हिला दो उसको, तो आप देखेंगे कि अलग अलग जगह के वो उसके क्या हो गए हैं, वो सेट हो गए। तो इसी तरह का उनका मॉडल था। हालांकि ये ज़्यादा इसके अंदर में टिका नहीं, जे थॉमसन के जो मॉडल था ज़्यादा इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था, तो ये हमारा रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इससे हमें चीज़ें क्या पता चली कि इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे पास में जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर में एक पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास में किस तरह का होगा, एक पॉजिटिव जो चार्जेस रहेंगे और दूसरे उसके अंदर में नेगेटिव चार्जेस रहेंगे। अब दूसरी कहानी इसके अंदर में आई कि भाई चलो ठीक है, हमारे पास में आप लोगों ने ये तो बता दिया कि उसके अंदर में चार्जेस किस तरह के रहेंगे, पॉजिटिव और एक मेरे पास में नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब उसके साइज के बारे में बात करते हैं कि भाई एटम का साइज कैसा रहेगा। क्या बिल्कुल जितना आप लोगों ने दिया उतना ही मेरे पास में साइज रहेगा? आंसर इज नो। वहां पर अब जैसे मैं एक जर्नलाइज एग्जांपल आप लोगों के साथ में करना चाहूँ कि मेरा हाथ है यहाँ पर, और मैं कहूँ कि मेरा जो हाथ है वो 5 सेंटीमीटर का बना हुआ है। अब 5 सेंटीमीटर के अंदर में जैसे मैं बोल दूं कि मेरी एक उंगली का जो साइज है, यानी कि इसकी चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1 1, मैंने 5 उंगलियां अपनी खोल दी है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मेरे हाथ की जो विड्थ है या फिर जो चौड़ाई है वो कितनी, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या ये 5 सेंटीमीटर है भाई? जी नहीं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में, मैं इनको 5 सेंटीमीटर के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच में गैप जरूर बना हुआ है। तो जो मेरा साइज रहेगा, जो यहाँ पर भी साइज दिए गए होंगे कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में भी हमारे पास में क्या रहने वाला है, एक एम्प्टी स्पेस रहने वाला है। ठीक है, तो इसी मॉडलिंग को थोड़ा आगे बढ़ाया गया, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, साइज ऑफ एटम के ऊपर में काम किया गया। और साइज ऑफ एटम को जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जब हम इसके बारे में, रदरफोर्ड का जो अगला मॉडल हमारे पास में आने वाला है, यानी कि जो हमारे पास में क्या कहा गया कि भाई आप लोगों ने 3 चीजें बता दी कि एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक मेरे पास में नेगेटिव चार्ज रहेगा, और तीसरा ये जो एटम्स रहेंगे, ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर पूरे हमारे पास में मटेरियल बने हुए हैं, इनके बीच में क्या रहने वाला है, एक एम्प्टी स्पेस रहने वाला है। अब ये एम्प्टी स्पेस कितना होगा, ये सारी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारे पास में एक जर्नलाइज फॉर्मूला आएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसके ऊपर मैं काम करूंगा मैं। ठीक है, तो भाई ये बेसिक इसकी थ्योरी थी। अब यहाँ से जो शुरुआत होती है, जे थॉमसन के एक डिसिप्लिन थे जो हमारे पास में, उन्होंने क्या किया, इन एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा आगे बढ़ाया।
और एक अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के नाम से हम उसको जानते हैं। तो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के बारे में बात करेंगे। गिगर और मास्डन जो थे उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। गिगर और मास्डन के जो एक्सपेरिमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। यहाँ से जो थी सोचने का आपका दायरा खुलना शुरू होगा कि हमें किस तरह से अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे उनकी एक डेप्थ में जाके। देखिए, जब भी हमारा यहाँ पर जब भी आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो वो पहले आप लोगों को बेसिक लेवल से पढ़ाई जा रही है, ताकि आप एओ के एग्जाम के अंदर में चाहे कितनी भी डेप्थ में हमारे पास में क्वेश्चन पूछा जाए, हम उसको इजीली वहाँ पर बता दें। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप ऊपर पढ़ते चलेंगे और हम न्यूमेरिकल बेसिस पर चलेंगे उसके अंदर में। तो एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास स्टडी का। ये नहीं कि मैं सीधा आप लोगों को जो टॉप है वहाँ पर पहुँचा दूँ, नहीं, टॉप से पहुँचाकर मैं नीचे लेके आऊँगा तो आप लोगों के लिए बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगा। मेरा मेन मोटिव रहता है कि आपको नीचे से उठा के ऊपर की तरफ में लेके जाना, यानी कि हमारा जो स्लोप है कुछ इस तरह का होना चाहिए, ना कि ऐसे नीचे आने का। ठीक है, चलिए उसी के ऊपर में बात करेंगे हम। तो अल्फा स्पेक्ट्रिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसके ऊपर में देख लेते हैं। गिगर एंड मास्कन ने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, जिसके बाद से हम एक एटम जो हमारे पास में आएगा उसका हम स्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे और उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करेंगे और बहुत सारी मज़ा आने वाला अब चीज़ों को लेके ना। चलिए भाई, देखिए मेरे पास में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना सेटअप लगाया था, उन्होंने कुछ इस तरह का लगाया कि मेरे पास में ये एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का लगा दिया उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल थी, गोल्ड की फॉइल यहाँ पर लगा दिए और गोल्ड की फॉइल भी कुछ इस तरह से लगाई है कि उसको मेल्ट करते 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 बहुत पतला कर दिया। यानी कि आप अब उसको और तोड़ोगे ना, थोड़ा सा भी और पतला कर दोगे तो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें कि हमने गोल्ड ही क्यों लिया। ठीक है ना, उस चीज़ों के बारे में देखते हैं। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक मटेरियल लगाया जो कि हमारे पास में बेसिकली जो था, हमें चाहिए था रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये मेरे पास में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों रखा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो स्ट्राइक करना था वहाँ पर एक अल्फा रेज थी जो कि हमारे पास में उनको यहाँ पर स्कैटर करवा के इसके ऊपर में इंसिडेंट करवाना था। तो यहाँ पर हमारे पास में रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिएगा, क्योंकि आपको पता है कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने अंदर से हर तरह की रेडिएशन छोड़ते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और भी बहुत तरह की उनके अंदर में रेडिएशन होती हैं। तो हमें जो क्या चाहिए, इसके अंदर से केवल और केवल अल्फा रेडिएशन चाहिए थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे पास में अल्फा रेडिएशन आएंगे और ये जो पूरी थी इसकी, यहाँ पर हम बोल देते हैं कोलिनेटर लगा हुआ है, या फिर जो इसका डिटेक्टर के रूप में भी हम इसको बोलते हैं। सॉरी, कोलिनेटर नहीं, ये एक डिटेक्टर है जो इसको चेक करता रहेगा कि भाई कहीं पर मेरे पास में जो लाइट आ रही है नहीं आ रही है। और ये पूरी जो बनी हुई है किसकी बनी हुई है, जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। जिंक सल्फाइड इसलिए बोली गई है कि अगर मान लो कोई अल्फा पार्टिकल टकराकर इसके पास में आता है तो वो कुछ देर के लिए वहां पर क्या कर जाएगा, शाइनिंग करनी शुरू कर देगी, थोड़ी चमक आनी शुरू हो जाएगी उसके अंदर में। अगर वो चमक वहां पर आ रही है तो हम मान लेंगे कि भाई कोई ना कोई पार्टिकल वहां पर आया और हम गिन लेंगे भाई हमारे पास में कितनी देर के लिए वहां पर चीजें आई हैं और कितने मेरे पास में अल्फा पार्टिकल वहां पर टकरा के आए हैं। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब क्या करेगा, ये मेरे पास में मटीरियल रहा होगा। अब ये तो है नहीं कि भाई ये स्ट्रेट डायरेक्शन में हमेशा इसको जो हमारे पास में रेडिएट करेगा, ये हर डायरेक्शन में करेगा। तो हम क्या कर देते हैं, इनको यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर देते हैं, यानी कि उनको क्या कर देते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। और डायरेक्शन प्रोवाइड किसके थ्रू करी जाती है, ये लीड की जो ब्रिक्स होती हैं उनके थ्रू हम इनको यूज कर देते हैं। और इसी चीज को हम किस नाम से जानते हैं, कोलिनेटर के नाम से जानते हैं। कोलिनेटर यानी कि उनको एक सीधी डायरेक्शन के अंदर में जो रेडिएशन है उनको जाने देगा। जैसे ये इधर गया, ये इधर गया, इनको क्या कर लेगा, अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लगाई जाती है, लीड की ब्रिक्स इसके अंदर में लगाई जाती हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में अल्फा रेडिएशन है ये क्या करेंगे, यहाँ से इंसिडेंट होंगी और ये कहाँ पर जाएंगी, जो मेरे पास में गोल्ड लगा हुआ ना इसके ऊपर में इंसिडेंट होगी। और इंसिडेंट होने के बाद में यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन थे इसके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आती हैं कि क्या क्या हमारे पास में ऑब्जर्वेशन इसके निकल के आते हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर आप लोग को ये समझ में आनी चाहिए, जो पहला पॉइंट है जो इसके अंदर में एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि भाई हमारे पास में गोल्ड की फॉइल ही क्यों यूज करी गई, यानी कि गोल्ड ही क्यों यूज किया गया, क्योंकि गोल्ड की जो होती है ना मेल्लेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। यानी कि आप उसको कितना भी क्या कर सकते हैं, मतलब उसको चद्दरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेल्लेबल यही होता है ना, जैसे गोल्ड आप जो पहनते हैं शादी वगैरह में, जो आप गोल्ड या कोई ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं तो मैक्सिमम गोल्ड के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है, उनकी मेलेबिलिटी अच्छी होती है, इसीलिए उनको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यानी कि उनको आप किसी भी तरह से ढाल सकते हैं, किसी भी तरह से उसको चद्दरों में या फिर एक जो हमारे पास में फॉइल के रूप में भी आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा इसके जो हमारे पास में था कि इसका जो गोल्ड का वेट होता है ना, गोल्ड का जो वेट होता है, गोल्ड वेट वो काफ़ी हैवी होता है, गोल्ड वेट होता है वो काफ़ी हैवी होते हैं। तो गोल्ड हमारे पास में हैवी होने की वजह से भी इसके अंदर में इसका यूज़ किया गया, हमारे पास में गोल्ड का किया गया था। ठीक है,
दूसरा हमारे पास में इसका आपको समझ में आ गया हो कि ZNS जो था मेरे पास में क्यों यूज किया गया, क्योंकि जब लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होंगी, अल्फा रेडिएशन से यहाँ पर इंसिडेंट होंगी, तो वो टकराने के बाद में चाहे वो इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, या किसी भी डायरेक्शन में मेरे पास में जा रही हैं, तो वो यहाँ पर हिट करेंगी और हिट करने के बाद में वहाँ पर कुछ देर के लिए वो चीज़ें साइन करनी शुरू कर देंगी। ठीक है, अब देखो, अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना, यहाँ से तो चले गए भाई, चलो भाई ये यहाँ से इंसिडेंट करवा दिए गए हैं, बाकी जितनी भी थी मेरे पास में उनको यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया गया, जो मेरे पास में लीड की ब्रिक्स लगी हुई थी ये यहाँ पर इंसिडेंट होंगे। अब ये तो है नहीं कि भाई सीधे के सीधे सारे के सारे चले जाएंगे, अब कोई हमारे पास में होगा, कोई सीधा निकल जाएगा, कोई मेरे पास में किसी एंगल पर डेविएट हो जाएगा, और कुछ नीचे की साइड में, कुछ अलग डायरेक्शन में, और कुछ हमारे पास में क्या हो जाएंगे, रिवर्ट बैक हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से ऊपर की डायरेक्शन में भी ये रहा होगा, कुछ हमारे पास में ज़्यादा और कुछ रेडिएशन हमारे पास में क्या होंगी, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रिवर्ट बैक कर जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या करी, इनको जब देखा गया, इसका पूरा एनालिसिस किया गया इनके द्वारा, गीगर और मास्किन के द्वारा, तो उन्होंने क्या देखा, इसका ग्राफ डिजाइन किया, और ग्राफ डिजाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया उन्होंने कि भाई मेरे पास में किस एंगल से, यानी कि अल्फा जो पार्टिकल्स थे उनके एंगल्स को लेकर वहां पर डिस्कस किया गया कि मेरे पास में कितने जो रेडिएशन है वो आ रही हैं, कितनी स्कैटर होकर मेरे पास में आ रही हैं, और किस एंगल से मेरे पास में स्कैटर होकर आ रही है वहां पर टकराने के बाद में। तो उनके ऊपर में उन्होंने देखा तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल मेरे को मिल रहे हैं, यहाँ पर मैंने बोल दिया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये ग्राफ जो है ना वो ही हमारे पास में पूरी थ्योरी जो अपने पढ़ने वाले हैं उसको यहाँ पर डिफाइन कर देगा। तो देखो यहाँ पर देखा गया कि भाई मेरे पास में अगर ये मैं कहूँ कि मेरे पास ये 0 डिग्री एंगल है, ये मेरे पास में 10 डिग्री एंगल है, और ये मेरे पास में 20 डिग्री एंगल है, और ऐसे मैं बहुत पहुँचता और यहाँ पर मैं 180 डिग्री एंगल पर चला गया। अब जब देखा गया कि भाई जो हमारे पास में अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर थे, जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर थे वो मैक्सिमम नंबर में हमारे क्या हो गए, इसको सीधा चले गए, यानी कि कम डेविएशन के साथ में चले गए। जैसे हम बात करें कि ये मेरे पास में अल्फा रेडिएशन जा रही थी और यहाँ पर कोई मेरे पास में गोल्ड फॉइल थी, उसका एटम था, तो ये क्या किया, ये थोड़ा सा अपने पाथ को डेविएट कर गया अपने एक्चुअल पाथ से, यानी कि एक्चुअल पाथ इसका क्या होगा, ये मेरे पास में एक डेविएशन हो गया इसका, तो ये मेरे पास में कम डेविएशन हुआ, जो और थोड़ा दूर इसके अंदर में क्या रहा होगा, दूर रहा होगा, या फिर हमारे पास में इस पोजीशन पर रहा होगा, वो बिल्कुल सीधा निकल गया होगा। तो देखा गया कि भाई जब हमारे पास में ये कुछ ग्राफ इस तरह का बना, ये कुछ इस तरह का, ये मेरे पास में ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो मैक्सिमम इसके अंदर में नंबर दिया गया था, दैट इज 10⁻⁷ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से सीधे निकल गए, यानी कि 0 to 10 डिग्री के आसपास में चले गए। फिर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो यहाँ पर देखा गया कि ये मेरे पास में मान लो 10, और जब ये 180 डिग्री के आसपास की बात आती है तो यहाँ पर केवल और केवल एक या दो, यानी कि एक या दो, 8 से 10 हजार के बीच में कोई एक या जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, गए और टकरा कर वापसी आ गए, यानी कि 180 डिग्री का उनका क्या हो गया, डेविएशन हो गया, या फिर हम कहें कि वो रिफ्लेक्ट बैक हो गए या फिर डेविएट हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ पर था, ये गया और टकरा कर वापसी आ गया। ठीक है, तो ये चीज जो थी ये उनके एक्सपेरिमेंट्स में हो रही थी, लेकिन उनको नोटिस नहीं किया गया, गीगर और मास्किन के द्वारा इसको नोटिस नहीं किया गया। अब ये चीजें जो थी ये रदरफोर्ड के जो डिसिपल थे तो उनके पास में जाकर उन्होंने डिस्कस किया कि भाई चीजें ऐसे हो रही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि भाई एक दो हमें ऐसा मिला कि वो वापसी रिटर्न बैक होकर आ गए। ठीक है, मास्कन थे वो काफ़ी इन चीज़ों के ऊपर में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ाते बहुत सारी इन चीज़ों के बारे में देखा, तो उन्होंने फाइनली ये फाइंड आउट किया कि कुछ रेडिएशन जो है, कुछ हमारे पास में अल्फा पार्टिकल है और रिवर्ट बैक कर गए। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रदरफोर्ड से इसके बारे में डिस्कस करने लगे कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट तो किए, लेकिन कुछ एक दो थे वो उसके अंदर से रिवर्ट बैक हो गए। अब रदरफोर्ड को क्या चाहिए था, उनको एक पॉइंट मिल गया कि भाई रिवर्ट बैक उन्होंने किया है, यानी कि 180 डिग्री से वापसी चले गए, तो कोई ना कोई तो रीजन रहा है भाई। ठीक है ना, अपने आप तो होंगे नहीं, वो कोई ना कोई जरूर रीजन रहा है कि वो 180 डिग्री से डेविएट हो गया। अब वो रीजन क्या थे उसके बारे में इन्होंने इसके बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया, और उसके अंदर में उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले, वो जो कंक्लूजन थे वो ये कंक्लूजन था कि भाई मेरे पास में जो पूरा मेटल यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसके अंदर में जो कंक्लूजन पहला ये निकाला गया, ये भाई यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम स्पेस, यानी कि आपने जो ग्राफ देखा, ग्राफ मैं दोबारा से यहाँ पर बना देता हूँ,
यहाँ पर ऐसे जा रहा था। तो पहला जो पॉइंट इसके अंदर में आप लोग के पास में निकल के आता है कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम जो रेडिएशन थे या अल्फा पार्टिकल थे वो बिना हमारे डेविएशन के चले गए हैं। तो कन्फर्मली वहां पर क्या है कि मैक्सिमम क्या है मेरे पास में, एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस हो गया। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं और 5 सेंटीमीटर अगर इनकी डिस्टेंस मानता हूं मैं, तो 5 सेंटीमीटर थोड़ी ना भाई, इनके बीच में जो गैप बना हुआ है या जो स्पेस बना हुआ है वो भी तो आप कंसिडर करोगे ना। तो टोटल मेरे पास में बोला गया कि भाई मेरे पास में कोई एटम बना हुआ है तो उस एटम के अंदर में मैक्सिमम स्पेस मेरे पास में क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है। दूसरी चीज उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज यहां पर कही कि भाई अब आप ये देखो कि अल्फा पार्टिकल गया और अल्फा पार्टिकल टकरा कर वापसी आ गया, ये कब पॉसिबल है? भाई मैं आपको ये बोल दूं कि मेरे पास में एक गिलास रखा हुआ है और यहां से मैं इसके ऊपर में फुटबॉल मारता हूं, फुटबॉल मैंने किक किया या बॉल इसके ऊपर में किक किया, तो कौन गिरेगा और कौन वापसी चला जाएगा इसके पास से? तो आप देखेंगे कि फुटबॉल आया और इसको हिट करके आगे निकल गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फुटबॉल का वजन ज्यादा हो गया। अब मैं करता हूं कि यहां पर मैंने दीवार खड़ी कर दी, अब दीवार खड़ी कर दी और फुटबॉल को मैंने यहां से हिट किया और हिट करने के बाद में इस दीवार पर टकराई, दीवार पर टकराने के बाद में इस दीवार को आगे लेके जाएगी? जी नहीं, क्या करेगी, ये यहीं रहेगी और फुटबॉल जो है वो वापसी रिटर्न बैक कर जाएगी। अब ये रिटर्न बैक कर रही है, इसका रीजन क्या हो सकता है भाई? यहां पर सीधा सीधा मतलब ये है कि जो चीज आ रही है और जिससे टकरा रही है उसका मास ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस बॉल, ठीक है ना। तो यहां पर यही चीज बात करी गई कि भाई यहां पर मेरे पास में गोल्ड था, गोल्ड के जो एटम्स थे या फिर मेरे पास में जो इसका न्यूक्लियस था, जो चीजें हम बात करेंगे, तो ये अल्फा पार्टिकल यहां से आते हैं और इसके पास में जब कुछ एक जो मेरे पास में यहां पर बोला था ना कि एक या दो उसके अंदर से क्या कर गई, रिवर्ट बैक कर गई है, 180 डिग्री से कर गई है। तो ये जब यहां पर टकराती हैं तो यहां पर क्या करती हैं, इसको पार करके नहीं चली जाती है। यानी कि ये जो अल्फा रेडिएशंस मेरे पास में आ रही थी उनका मास कम रहा होगा, किससे, जो यहां पर मैंने मटेरियल यूज किया गया था। इसीलिए कहा था कि मैंने यहां पर कौन सा यूज किया था, गोल्ड मटेरियल यूज किया गया था इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए। तो यहां पर उन्होंने कहा कि भाई ये रिवर्ट बैक कर गई है, ये रिवर्ट बैक कर गई है, तो कंफर्मली जो मेरे पास में अल्फा पार्टिकल है और ये मेरे पास में जो गोल्ड की फॉइल है या गोल्ड का जो एटम है, गोल्ड एटम इज मच मच हैवियर देन अल्फा पार्टिकल, वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा हैवी है। तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल मेरे क्या कर गए, रिवर्ट बैक कर गए। पहला तो ये कोज था। दूसरा कोज यहां पर यह भी हो सकता है कि भाई यहां पर मेरे पास में जो टकरा के गई है, तो आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ा था तो कूलम्ब्स लॉ ये कहते हैं कि जब हमारे पास में सेम चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर। तो भाई ये अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये अपने आप में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ये मेरे पास में इस एटम के इस पार्ट को टकरा कर आ रहा होगा जो मैंने ब्लैक में करके दे रखा है। ये यहां पर टकराएगा नहीं, यहां से पहले ही ये मुड़ जाएगा और ये जो पहले मुड़ रहा है ना, तो कंफर्म है कि ये भी मेरे पास में क्या रहा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल कर जाएंगे और रिपेल करने की वजह से मेरा ये जो चार्ज रहा होगा यानी कि जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या कर गए, रिवर्ट बैक कर गए। और कितने करके गए, या तो एक या फिर मेरे पास में 2000 के अंदर में 10,000 के अंदर में कोई एक या दो उसके अंदर से रिवर्ट बैक करके जा रहे हैं। तो दूसरा चीज उन्होंने ये बोल दिया कि मेरे पास में जो मटेरियल यहां पर रखा हुआ था वो मेरा हैवियर है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, और उसके सेंटर में एक बहुत ही हैवी चीज रखी हुई है, बहुत ही हैवी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और उसी पॉजिटिव चार्ज को क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस नाम दिया गया। बहुत ही खूबसूरत चीज उन्होंने यहां पर डिस्कवर करी और इसी चीज को हमने नाम दे दिया न्यूक्लियस के बारे में। कैसे न्यूक्लियस का यहां पर हमने इन्वेंशन किया, कैसे चीजों को यहां पर एक्सप्लेन किया गया कि भाई हमारे पास में अल्फा पार्टिकल गई और अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर में टकराए और टकराने के बाद में वापसी चले गए, और वापसी चले गए हैं तो कंफर्म है कि वहां पर मेरे पास में या तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तब भी वहां पर क्या कर सकते हैं, रिवर्ट बैक कर सकते हैं, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि वहां पर एक हैवी मटेरियल रखा हो, हैवी मेटल रखा होगा, हैवी एलिमेंट रखा होगा, तभी आपस में क्या कर सकते हैं, रिवर्ट बैक कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर में जो निकल के आता है कि भाई दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी इसके अंदर में, कि जितने भी मेरे पास में कुछ रेडिएशंस थे, कुछ इसके अंदर में थी, तो वो बिना किसी डेविएशन के यहां पर निकलती हुई जा रही हैं, जो कि हमारे पास में एम्प्टी स्पेस के बारे में बात करता है। अब इसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे पास में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का एटलीस्ट साइज कितना होना चाहिए, तो न्यूक्लियस का इसके अंदर में साइज जो दिया गया था वो उन्होंने कहा कि भाई ये जो न्यूक्लियस का साइज है वो मेरे पास में 10⁻⁻14 मीटर के आसपास में होना चाहिए,
ठीक है। तो ये पूरी कहानियां थी रदरफोर्ड के बेसिक, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गीगर और मास्कन ने, उसके एक्सपेरिमेंट्स को लेकर इसके अंदर में बातचीत थी। अब देखो, अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आगे की 2-3 पॉइंट इसके अंदर में जो बताए जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी आप लोगों के पास में, जिसको हम जानते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल के नाम से हम जानते हैं। क्या नाम है भाई इसका? ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो अब ये ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, इससे दो खूबसूरत टॉपिक मेरे पास में निकल के आएंगे। एक इंपैक्ट फैक्टर आएगा मेरे पास में, और दूसरा इसके बारे में हम बात करेंगे जो मेरे पास में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को लेकर हम बात करेंगे। ठीक है भाई, अभी तैयारी वैयारी करते रहो भाई, एग्जाम आपका बहुत पास आने वाला है, ठीक है ना। आज अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है एग्जाम को लेकर, तो चीज़ें आप कंटिन्यूसली एक कंटिन्यूटी बना लो, एक कंसिस्टेंसी के साथ में आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चलो और पढ़ते चलो, तभी आप लोगों को मजा आएगा आगे चीज़ें पढ़ने के अंदर में। आप ये सोचो कि मैं कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, नहीं भाई, कल पे मत डालो, ठीक है ना। करना है तो आज ही करना है। देखो आप बात करें, एक मान लो एक जो पूरे विश्व का जो या पूरे वर्ल्ड का जो हम कहेंगे कि रिचेस्ट पर्सन है और एक जो मजदूर है, ठीक है, मेहनत दोनों कर रहे हैं, दोनों के पास में 24 घंटे हैं, आपके पास में भी 24 घंटे हैं, और जो मजदूर है उसके पास में भी, लेबर पर्सन है उसके पास में भी 24 आवर हैं, या फिर हम बात करें कि रिचेस्ट पर्सन है उसके पास में भी 24 आवर है। लेकिन जो हमारे पास में सही यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है, ठीक है ना। मजदूर, जरूरी नहीं कि आप बहुत मेहनत करें तभी आपको सक्सेस मिलती है। मजदूर पूरे दिन मेहनत करता है लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रही है भाई, उसका काम है कि वो डेली मजदूरी करेगा और अपने लेबर करके चला जाएगा। लेकिन जो रिचेस्ट पर्सन है वो क्या कर रहा है, अपने टाइम का एक बिल्कुल यूटिलाइजेशन कर रहा है, सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहा है, जिसके कारण में क्या कर रहा है, वो आज देख रहे होंगे कि आप वो रिचेस्ट पर्सन बना हुआ है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आप लोगों के पास में। आपके पास में हर एक किसी के पास में 24 आवर है, कैसे आप उनका यूटिलाइज करते हैं, दैट इज मच इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड योर सक्सेस, ठीक है। चलिए भाई, दो अहम चीजें बात करेंगे। अल्फा जो हमारे पास में स्कैटरिंग, जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल होती है उनके बारे में बात करेंगे। अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री, देखिए इन ट्रेजेक्ट्री के मतलब क्या होता है, जो अभी चीजें पढ़ी हैं उन्हीं के ऊपर में डिस्कस करेंगे और वहां से दो इंपॉर्टेंट टर्म निकाल के आएंगे। इसीलिए यहाँ पर एक नया टॉपिक यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री के नाम से। देखिए ये मान लो मेरे पास में एक एटम है, यहाँ पर मैंने इसको एक एटम, इसको थोड़ा सा, इसके जो पॉजिटिव चार्ज की बात करी थी हमने, ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास में, जिसको हमने न्यूक्लियस के नाम से जाना था, ठीक है। अब जो मेरे पास में अल्फा पार्टिकल आए थे भाई, पहला अल्फा पार्टिकल ये आया, ये अल्फा रेडिएशन या अल्फा पार्टिकल आप बोल लो, ये जो था वो सीधा के सीधा निकल गया भाई, ठीक है। अब देखो दूसरे पार्टिकल की तरफ में ध्यान देना, दूसरा पार्टिकल यहाँ से आया और ये ऐसे आया और ये थोड़ा सा यहाँ पर आकर ऐसे चला गया भाई, ठीक है। तीसरा मेरे पास में अल्फा पार्टिकल आया और ये इसके पास से गुजर रहा है, यहां पर आया और ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यानी कि अपना पाथ जो है वो रिवर्ट कर गया है, यानी कि थोड़ा सा उसके अंदर में एंगल में डेविएशन आ गया, जो कि हमने ग्राफ के अंदर में भी देखा था। तो इन्हीं चीजों को हम ट्रेजेक्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, तीसरा एटम आया, तीसरा अल्फा पार्टिकल आया और ये यहां पर आया और ये रिवर्ट बैक कर गया भाई, यानी कि कुछ ना कुछ कहानी के अंदर में ट्विस्ट आने वाला है भाई अभी तो, ठीक है। अब देखो वो ट्विस्ट क्या है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये मेरे पास में जो एटम है या फिर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के सेंटर है। तो ये जो सेंटर है इसकी मान लो डिस्टेंस जो बनी है ये मेरे पास में है, इसको आप दे दो आर दे दो या डी नाम दे दो भाई, ये मैंने डी नाम दे दिया। अब पहले पार्टिकल की बात करता हूं मैं, ये मेरे पास में पहला है, ये मेरे पास में दूसरा है, तीसरा और ये मेरे पास में फोर्थ, यानी कि मैंने 4 पार्टिकल इसके अंदर में इंसिडेंट किए थे, उन्हीं के ऊपर थ्योरी को मैं यहाँ पर प्रोसीड कर रहा हूँ। बाकी और भी चीजें हैं, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे होंगे इसके अंदर में। अब ये देखो, पहली रेडिएशन, पहली जो रे थी वहां से और इस दूरी को बिल्कुल परपेंडिकुलर मिला ना आपको, बिल्कुल परपेंडिकुलर, जो उसका एक्चुअल पाथ था ये हो गया। तो ये जो डिस्टेंस रही हुई है, यानी कि इसके अंदर में पहले वाले केस के अंदर में ये जो डिस्टेंस रही हुई है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या नाम है भाई इसका, इंपैक्ट पैरामीटर। तो ये मेरे पास में आ गया कि पहला मेरे पास में जो टॉपिक है दैट इज इंपैक्ट पैरामीटर, यानी कि जो मेरे पास में अल्फा पार्टिकल है, पैरामीटर लिखना, इंपैक्ट पैरामीटर, यानी कि जो मेरे पास में क्लोजेस्ट जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर से ये डिस्टेंस, ये वाली, प्लस में यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ये इसके सेंटर से कितनी दूरी है उस अल्फा पार्टिकल की, इसी को हम जानते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, यानी कि कितनी दूरी के या कितने पास से उसके गुजर रहा है, वो चीजें देखते हैं। अब दूसरे पार्टिकल की बात करते हैं, जो रेड लाइन से मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। अब इसका एक्चुअल पाथ देखो भाई, ये इसका एक्चुअल पाथ रहा होगा,
मैंने कहा कि एक्चुअल पाथ के साथ में उसको देखना, आपको डेविएट हुआ है उससे मतलब नहीं होता है। तो ये जो दूरी है ये तो भाई डी रहने वाली है यहाँ तक की, ये तो आप लोग इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये तो डी रहने वाली है। और ये जो दूरी है मान लो ये मेरे पास में, अगर ये पहले वाले के अंदर में ये ए थी, ये मैं बी बोल दूं, तो टोटल इसका क्या हो गया, ये मेरे पास में इंपैक्ट पैरामीटर इसका बी प्लस डी हो गया, ठीक है ना, यानी कि कितने उसके पास से गुजर रहा है। अब तीसरे पार्टिकल की बात करो तो तीसरे पार्टिकल के अंदर में ये थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर से गुजर रहा है ये, तो वहां पर क्या हो जाएगी, इसके लगभग लगभग डी के आसपास की उसकी इंपैक्ट पैरामीटर हो जाएगा। यानी कि इंपैक्ट पैरामीटर बेसिकली वो होता है कि जो मेरे पास में न्यूक्लियस है उसके सेंटर से वो जो रेडिएशन गुजर रही है उसकी कितनी दूरी वहां से बनी हुई है, ठीक है। तो ये इंपैक्ट पैरामीटर को लेकर हम चीजें इसके अंदर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज इसके अंदर में बात करता हूं मैं, तो ये तो कहानी थी जो किसी ना किसी एंगल से डेविएट हो रहे थे। अब ये भी तो है पार्टिकल जो फोर्थ है, ये फोर्थ क्या कर रहा है, ये यहां तक जा रहा है और यहां से लौट कर वापसी आ रहा है। तो यहां से वापसी लौट कर आ रहा है तो यहां पर भी कोई ना कोई मेरे पास में एक पैरामीटर होना चाहिए, और उस पैरामीटर को हम बोलते हैं कि वो कहां तक मैक्सिमम जा सकता है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट या फिर क्लोज्ड अप्रोच के नाम से हम जानते हैं। देखिए अब क्या कहानी है इसकी, तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रहेगी, मान लो ये मेरे पास में एक एटम है, ये मेरे पास में एटम है और इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, एटम पूरा बाहर बना होगा, इसको मैं बड़ा यहाँ पर साइज आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। अब ये रे मेरे पास में गई, जो अल्फा पार्टिकल गया और ये यहाँ से ऐसे रिवर्ट बैक कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दूरी है ना भाई, ये वाली, यानी कि इसको हमने डी नाम दे रखा था, चलो यहाँ पर भी हम डी दे देते हैं, ठीक है। नहीं तो हम कोई और भी नाम इसके डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मैं इसको ए डिस्टेंस बोल रहा हूँ, इसका जो रेडियस है, जो हमारे पास में न्यूक्लियस है उसका जो रेडियस बना हुआ है वो हमने ए के नाम से दिया हुआ है, और ये जो दूरी है इसको आप दोनों को मिला दो, यानी कि क्लोजेस्ट कितना जाकर वो वापसी आ गया है, कहाँ से, उसके न्यूक्लियस के सेंटर से। तो ये जो दूरी कहलाती है, ये मेरे पास में क्या कहलाएगी, ये मेरे पास में कहलाएगी क्लोजेस्ट या फिर क्लोज्ड, जो मेरे पास में इसकी डिस्टेंस है टू द न्यूक्लियस, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीजें समझ में आई कि इंपैक्ट पैरामीटर किसको बोलते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर यानी कि जो मेरे पास में जो एटम है कितनी ऊपर से उसके पास से रे गुजर रही है, तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस परपेंडिकुलरली लेनी भाई, जो रेडिएशन ये मेरे पास में डेविएट होगी ना, मुझे डेविएशन की तरफ नहीं जाना, मुझे जिस रे में आ रही थी, जिस डायरेक्शन में आ रही थी, उसी डायरेक्शन में इसको आप एक्सटेंड कर दो और वहां से उसके सेंटर से उसकी डिस्टेंस को मेजर कर दो, तो आप लोगों के पास में ये मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हम बात करें कि कितना क्लोजेस्ट जा सकता है, तो क्लोजेस्ट तो वो जाएगा ना जो उसके सेंटर के पास में जाएगा और रिवर्ट बैक हो जाएगा। ये तो भाई ऊपर की तरफ में चले गया ना, उनके ऊपर तो इंपैक्ट हो गया, ये मेरे पास में क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा और वापसी चला गया। तो यही मेरे पास में क्या देगा, क्लोजेस्ट अप्रोच देगा। और इस क्लोजेस्ट अप्रोच को हम किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, मेरे पास में ये पैरामीटर प्लस में ए प्लस में और ये जो दूरी है, इस पूरे को हम कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को सम कर देंगे और ये मेरे पास में क्लोजेस्ट अप्रोच निकल कर आ जाएगी, ठीक है। और इस क्लोजेस्ट अप्रोच से ही हमें एक आइडिया मिलता है कि हमारे न्यूक्लियस जो है उसका साइज लगभग कितना रहने वाला है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने इन्हीं चीज़ों का यूज किया और उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारे पास में ये पूरी कहानी उन्होंने बात करी और यहाँ पर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाल के कहा, जिसको हम रदरफोर्ड मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने कंक्लूड जो किया था वो देख लो भाई कंक्लूजन, और वहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ, जिससे हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस का साइज कितना रहता है हमारे पास। यानी पूरी कहानी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये न्यूक्लियस के साइज के आसपास के लेकर चल रही है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर में हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वहाँ पर, तो भाई बिल्कुल मिस मत करना, नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसका। देखो भाई, तो रदरफोर्ड ने कहा कि मेरे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि इसके सेंटर पर बैठा होगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके चारों तरफ में क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। यानी कि ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन क्या है उसके चारों तरफ में, या फिर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इसके तरफ में क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब रिवॉल्व कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में यह चीज आनी चाहिए कि यार रिवॉल्व कर रहे हैं ये, तो यहां पर आप लोगों को पता है कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम एक सेंट्रीपिटल यानी कि कोई भी हमारे पास में एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो वहां पर एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, और एक्सेलरेटेड मोशन आ गया वहां पर, तो यहां पर होने वाला क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एनर्जी क्या होगी भाई, कम होती आ जाएगी। और एनर्जी कम होती आ गई तो कभी ना कभी ये ऐसा होगा कि ये मेरे पास में पहले ऐसा घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे, और फाइनली क्या हो जाएगा, यहां पर आकर गिर जाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जो रदरफोर्ड का मॉडल था, हालांकि उसको बाद में मॉडिफाई किया था नील्स बोर के द्वारा, बाद में और मॉडिफाई किया गया था, चीजें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में कि भाई ये स्पायरिकल जो हमारे पास में स्पाइरल जो है वो इस तरह का पाथ क्यों नहीं बना रहा है,
उन चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर जो कहा गया कि भाई मेरे पास में जो रदरफोर्ड ने यहाँ पर कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक टर्म वहाँ पर उन्होंने यूज किया और उस टर्म का उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। यानी कि जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर में कर रहे हैं। अब ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहेगी, किस पैरामीटर पर काम करेंगे, तो इसके बारे में नील्स बोर ने बहुत अच्छे से इन चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जैसे आप देखते हैं प्लेनेटरी मोशन के बारे में बात करते हैं, जैसे अर्थ है तो सन है, सन के चारों तरफ में क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। लेकिन क्या कभी ऐसा है कि अर्थ जो है वो बिल्कुल ऐसे स्पाइरल पाथ बनाते बनाते और जाकर सन में गिर जाए, नहीं गिरती ना, वहाँ पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। ठीक है, और फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन यहाँ पर लगा हुआ है, तो वहाँ पर उसको प्लेनेटरी मोशन से उन्होंने कंपेयर किया कि जैसे प्लैनेट्स के अंदर में जो हमारे पास में प्लेनेटरी मोशन में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो स्पाइरल पाथ बनाते हुए सन के अंदर में नहीं गिरते हैं, उसी तरह हमारे पास में जो मॉडल बना हुआ है, यानी कि जो रदरफोर्ड का जो मॉडल बनाया था, उन्होंने अपना जो मॉडल दिया था उसमें कहा कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर में और वो कभी भी इसके अंदर में नहीं गिरेंगे। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर में फोर्स कितना लगेगा और कैसे हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैसे हम इसके अंदर में क्लोजेस्ट अप्रोच को यहाँ पर डिफाइन करेंगे और कितनी एनर्जी उसके अंदर में लेकर वो चलेगा। ठीक है भाई, चलो देखो इसके अंदर में, हाँ, जो हम गोल्ड के ऊपर में बात कर रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट हमने बात किया था कि भाई इसके अंदर में अल्फा पार्टिकल जो हमारे पास में है, जो गोल्ड के हमने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके ऊपर में बात कर रहे हैं कि मैंने अल्फा पार्टिकल यहाँ पर स्कैटर करवाए, ये इसके ऊपर में गए और यहाँ से वापसी आ गया। ठीक है, अब जो मेरे पास में यहाँ पर किया गया है, गोल्ड यहाँ पर यूज किया गया है, गोल्ड का मेरे पास में मास क्या रहा होगा, गोल्ड को मास को मैं ZE से रिप्रेजेंट करूंगा, जिस भी मटेरियल का हम यूज करेंगे, गोल्ड नहीं कोई भी आप मटेरियल यूज कर सकते हैं, हर एक का अपना क्लोजेस्ट अप्रोच हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड यूज किया गया था, तो जो भी हमारे पास में एटॉमिक नंबर होता है तो हम उसी को क्या बोलते हैं, उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं और वहीं से उसके नंबर ऑफ कितने चार्ज पार्टिकल है तो उसको Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास में ये हो गया, और दूसरा जो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो मेरे पास में अल्फा पार्टिकल आ रहा है जिसके ऊपर में चार्ज कितना होता है, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, 2 गुना होता है जितना प्रोटॉन के पास में होता है, यानी कि 2e के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो दूरी इनके बीच में बनी हुई है, आप इसको दूरी को जो दोनों के बीच में आएगी, ये जो डिस्टेंस बनेगी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं R से। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास में फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगने वाला है दैट विल बी इक्वल टू फोर्स जो न्यूक्लियस और मेरे पास में अल्फा पार्टिकल है उनके अंदर में लग रहा है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर भाई। तो फोर्स जो लगेगा, 2 चार्ज हो गए मेरे पास में अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हो गया। पहला चार्ज बताओ, तो पहला चार्ज मेरे पास में कौन हो गया, 2e हो गया, यानी कि मेरे पास में अल्फा पार्टिकल हो गया। और दूसरा चार्ज कौन सा हो गया, दूसरा मेरे पास में जो न्यूक्लियस है, यानी कि जो मेरे पास में जो हमारे पास में गोल्ड यूज किया गया था, यानी कि ZE हो गया। गोल्ड के हम यहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे और ये डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मेरे पास में R² आ जाएगा, यानी कि उनके बीच में जो परपेंडिकुलर, जो उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस होती है उसी को हम नीचे लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा ना, कूलम्ब्स लॉ इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² और एक कांस्टेंट किया जाता है K की वैल्यू मेरे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो Q1 जो चार्ज था वो मेरे पास में अल्फा पार्टिकल का हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और जो मेरे पास में दूसरा चार्ज था, दूसरा चार्ज यानी कि गोल्ड रखा हुआ था, तो गोल्ड के जो न्यूक्लियस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो गोल्ड का न्यूक्लियस मेरे पास में ZE के नाम से रिप्रेजेंट किया, यानी कि उसके पास में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कितना उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है। तो और नीचे मेरे पास में R क्या है, उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसके साथ में रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, अब इनकी सारी वैल्यूज को रखेंगे तो आप लोग को इसके जो भी हमारे पास में क्लोजेस्ट रेशियो होगा या फिर जो भी फोर्स होगी उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, गोल्ड के अंदर में रखेंगे, गोल्ड का हमारे पास में जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 79 होता है, तो 79 इसकी वैल्यू रखेंगे और E की वैल्यू इसके अंदर में पुट करेंगे, R की वैल्यू इसके अंदर में पुट करेंगे, जो भी हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर में गिवन होगा, और आपके पास में ये फोर्स निकल कर आ जाएगी। जरूरी नहीं है यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर तो हमने गोल्ड का यूज किया था ना, गोल्ड के अलावा कोई भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी अदर मटेरियल का भी यूज करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो भैया अल्फा पार्टिकल आप लोगों ने यहाँ से इंसिडेंट करवाया था, क्योंकि ये मोशन कर रहा है, तो इसको कितनी एनर्जी मिली है। जब हमने देखा ना रेडियो एक्टिव जो हमारे पास में मटेरियल लगा हुआ था, यहाँ पर हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल लगाया था जो कि अपने अंदर से क्या निकाल रहा है,
अलग अलग तरह की रेडिएशन निकाल रहा है, अल्फा बीटा गामा निकाल रहा है, और यहाँ पर हमारे पास में कोलिनेटर लगा हुआ है। तो ये जब चल रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर के अंदर में उसके पास में मास भी है, और मास है तो उसके पास में वेलोसिटी भी है, और दोनों चीज जब जिसके अंदर में आ जाती है तो हम कहते हैं कि उसके पास में क्या होगी, एक काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, जिसको आप काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं, वो भी होनी चाहिए उसके अंदर में। तो वो कितनी रहेगी? अब देखो कहानी सुनो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई थी, जब हम बात कर रहे थे क्लोजेस्ट अप्रोच को लेकर। तो क्लोजेस्ट अप्रोच में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ पर जब मैं बात करूँ, ये मेरे पास में अगर मैं इसके न्यूक्लियस की बात कर दूँ तो ये जाएगा और ये यहाँ से वापसी आ जाएगा। अब वो सिचुएशन सोचो कि जब ये इलेक्ट्रॉन, जब ये अल्फा पार्टिकल था, वो जस्ट यहाँ पर पहुंचा था, जब ये यहाँ पर पहुंचा था, तो यहाँ पर क्या होगी, उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी, यानी कि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो उसकी जैसे वहां पर रुका तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई है। जैसे बात करें कि मैंने कोई चीज़ थी यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ से मैंने इसको ऐसे मूव करवाना शुरू किया, यानी कि मैं अपनी, आप लोगों ने अगर मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला लेक्चर देखा होगा तो बहुत अच्छे से इसको समझ भी पा रहे होंगे क्या मैं पोटेंशियल से बात कर रहा हूँ। ये यहाँ से मैंने उठाना शुरू किया और ऐसे उठाते उठाते इस पोजीशन पर ले गया, यानी कि मैं इसको क्या दे रहा हूँ, थोड़ी सी फोर्स दे रहा हूँ। तो जब मैं इसको फोर्स दे रहा हूँ और इसके ऊपर में कुछ वर्क डन हो रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं मेरी जो एनर्जी है वो मिल रही होगी। फिजिक्स के डेफिनेशन में बात करें तो ये एनर्जी मिल रही होगी, द फोर्स इनटू में द डिस्प्लेसमेंट। तो ये इस डायरेक्शन मूव किया और इस पोजीशन पर रख दिया मैंने। अब यहाँ पर रुक गया, तो ऐसा तो है नहीं कि यहीं रुका रहेगा भाई, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो नीचे आके गिर जाएगा। नीचे कब आ सकता है, जब उसके पास में कोई एनर्जी हो या फिर कोई उसके पास में वर्क डन करने की कैपेबिलिटी हो। ठीक है, तो उसी तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा था, तो जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसके पास में एक काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब कोई चीज़ रुक जाती है तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ये जब इस पोजीशन पर पहुंचा होगा तो यहाँ पर कंफर्म है कि उसके पास में क्या रही होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास में कौन सा पार्टिकल है, ये 2e है भाई, यानी कि अल्फा पार्टिकल है। और यहाँ पर कौन सा मेरे पास में Ze है, ये Ze किसका नाम दिया, जो मेरे पास में यहाँ पर मटेरियल मैंने रखा होगा, गोल्ड रखो या कुछ भी और भी रखें, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं इसके अंदर में। और ये जो जहां तक जा पा रहा है, यानी कि उसकी मैं किस नाम से बोलता हूँ, ये मेरे पास में क्या कहलाती है, उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाती है। और इस क्लोजेस्ट अप्रोच को हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी आप चाहो जिससे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा भी आप लोग को सुटेबल लगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है भाई, मेरे को जल्दी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी या फिर यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे ध्यान देना भाई, आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये आर स्क्वायर, भाई वो फोर्स होती है, फोर्स के अंदर में आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल आर मेरे पास में आता है, सिंगल टर्म आता है। अब देखो इसकी कहानी सुनो, मेरे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है भाई, मैंने एज इट इज लिख दिया। चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब Q1 जो है, Q1 कौन है मेरे पास में, जो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आ रहा था, दैट इज 2e हो गया। दूसरा यहाँ पर हम बात करें कि मेरे पास में दूसरा मटेरियल कौन है, उसका Ze हम यहाँ पर रख देंगे, ये मेरे पास में बन गया। और नीचे ये कहाँ तक जा पा रहा है, यानी कि इसके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी, यानी कि उसके क्लोजेस्ट अप्रोच की तरफ रही होगी, यानी कि जितना मैक्सिमम जा सकता है वहां तक जाएगा और उसके बाद में लौट कर आ जाएगा। तो इतनी दूरी तो इनके बीच में बनी। कूलम्ब्स लॉ यही कहता है हमारे पास में कि भाई इनके बीच में जहां पर रुक गए वहां पर फोर्स लगेगी, और फोर्स लगेगी तो वहां पर एनर्जी भी होगी। तो यहाँ पर ये जो दूरी ली जाएगी इन दोनों के बीच की ली जाएगी, दैट इज इक्वल टू डी। और डी क्या होता है हमारे पास में, क्लोजेस्ट अप्रोच के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, तो ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आई होगी, ये कहां से बनी होगी इसके अंदर में, जब ये मूव कर रहा था तो उसके पास में क्या थी, एक काइनेटिक एनर्जी थी, और वो काइनेटिक एनर्जी चलते 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 क्या हो गई है, बिल्कुल धीरे 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 एक जगह पे उसके अंदर में वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो पूरी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी बनने वाली है, वही हमारे पास में क्या रहेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी भी हमें ये कहता है कि जितनी उसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, जब वो होल्ड हो जाएगी या किसी पोजीशन पर रख देंगे तो टोटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखने वाली चीज जो है वो ये है कि इसके अंदर में हमारे पास में जो एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, ये मेरे पास में जो कन्वर्ट हो गई है, इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरे पास में जो क्लोजेस्ट अप्रोच वाली ही डिस्टेंस यहाँ पर आप लोगों को रखनी है, किसी अदर डिस्टेंस पे आप लोगों को इसको फाइंड आउट नहीं करना है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि मेरे पास में क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी रही होगी। तो ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं दैट इज इक्वल टू डी,
डी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको मैं आगे से काइनेटिक एनर्जी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यू बोल लो, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, या फिर मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी बोल दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और पोटेंशियल ही उसकी क्या हो जाएगी, जब ये यहाँ पर पोटेंशियल था रिवर्ट बैक करेगा तो दोबारा से मूव करेगा, तो ये जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी इसी की वजह से ये दोबारा रिटर्न बैक कर जाएगा, यानी उसके पास में वेलोसिटी आ जाएगी और वही उसके अंदर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच आएगी मेरे पास में कितना आएगा भाई, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये मेरे पास में होगा 2e, ये मेरे पास किसका चार्ज है भाई, ये मेरे पास में अल्फा जो पार्टिकल है उनका चार्ज है, ZE डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये कभी भी आप लोगों से किसी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोजेस्ट अप्रोच इस पर्टिकुलर एटम के लिए, इस पर्टिकुलर मेटल के लिए, या जो भी चीज़ दे रखी होगी, आपको एटॉमिक नंबर दे रखा होगा, वो निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो कि एक क्वेश्चन इसके अंदर में आया हुआ था कि अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल जो है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी उस क्वेश्चन के अंदर में गिवन है, काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV के नाम से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू आप लोगों को मैं दे देता हूँ, अल्फा पार्टिकल जिसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी दी गई है 7.7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग को दे दी गई। ठीक है, दूसरा उसके अंदर में आप लोग को दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू थी वो आप लोग को गिवन है इसके अंदर में कितनी होती है भाई, 9 इंटू 10⁻⁹ इसके अंदर में वैल्यू होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और इसके अंदर में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की आप लोग को पता है कि चार्ज कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ओके, और गोल्ड जो है, क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर में कर रहे थे, गोल्ड के ऊपर में कर रहे थे, तो गोल्ड के अंदर में इसका ZE जो मेरे पास में गिवन है दैट इज इक्वल टू 79 इसके अंदर में गिवन है। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर में रखोगे आप वैल्यू, जो क्लोजेस्ट अप्रोच निकालोगे तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज को इसके अंदर में पुट करते हुए चले जाओ, और जब ये पूरा कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले के अंदर में रखे, देन यू विल गेट D इज इक्वल टू कितना आ सकता है, ये मेरे पास में आएगा 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि क्लोजेस्ट अप्रोच मेरे पास में ये आ जाएगी। और यहाँ से ही हमारे पास में डिफाइंड होता है कि जो मेरे पास में साइज होगा किसका, न्यूक्लियस का, दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻14 मीटर रहा होगा। देखो अब कैसे यहाँ पर 10 इंटू -14 मैंने डिफाइन कर दिया। भाई ये बताओ मेरे को कि अगर मेरे पास में ये इलेक्ट्रॉन है इस साइज का, ये मेरे पास में टोटल मेरे पास में रही है चीज 6। ओके, अब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से इसके अंदर में रिवर्ट बैक कर जाएगा, यानी कि मैं कहूँ कि ये जो टोटल इसके अंदर में डिस्टेंस बनी है दैट इज 6। ठीक है ना, जो इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच रही है वो मेरे पास में 6 मैंने बोल दिया। तो 6 बोलने का मतलब है कि ये मैक्सिमम इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। और 6 हो सकती है तो ये भाई ये बाहर से इसके टच होकर जा रहा है, यानी कि इस न्यूक्लियस से बाहर बाहर ही तो निकल के जाएगा ये, तो ये जो वैल्यू है वो 6 या 6 से कम रहेगी मेरे पास में। ठीक है ना, जैसे दूसरा मैं केस लेता हूँ, मेरे पास में ये आया और ये यहाँ से चला गया, बड़ा साइज मैंने बना दिया, और ये मेरे पास में न्यूक्लियस कुछ इस तरह का था, बड़ा साइज मेरे पास में कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पर ये जो दूरी है इसके सेंटर से ये जो बनी है, ये टोटल दूरी मान लो मैंने 10 बोल दी भाई, 10 बोल दी। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ये इंपैक्ट होगा, जाएगा तो न्यूक्लियस के पास में और टकरा के भी उससे आएगा, बेशक उसके पास में टकराए नहीं, उससे पहले डेविएट हो जाए, तो ये इसके अंदर में तो घुसने वाला है नहीं, तो कंफर्म है कि भाई ये 10 सेंटीमीटर के दायरे में रहेगी, 10 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जाने वाली। तो यहीं पर चीज़ ये मेरे पास में आई कि मेरे पास में जो रेडियस रहने वाला है वो 10⁻⁻14 मीटर के रेशियो के अंदर ही अंदर रहने वाला है, और यहीं पर हमारे पास में डिफाइन किया जाता है कि जो क्लोजेस्ट अप्रोच होती है वो यही होती है, और यहीं से डिफाइन किया गया इसके रेडियस के बारे में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दैट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻14 मीटर हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने मेरे साथ में जो आज की क्लास थी उसके अंदर में आप लोगों ने मेरे साथ में चीज़ें पढ़ी जो हैं, वो सबसे पहले आप लोगों ने मेरे साथ में मॉडल के बारे में बात करी, कौन कौन सा था, जे थॉमसन का मॉडल था, और दूसरी आप लोगों ने रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में बात करी, गीगर और मास्कन के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने चीज़ें बात करी थी इसके अंदर में क्या ऑर्बिट होते हैं, फिर हमने देखा कि जो हमारे पास में एटम होता है उसके अंदर में मैक्सिमम जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है। नेक्स्ट आप लोगों ने मेरे साथ में ये क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट फैक्टर, इनके बारे में डिस्कस किया।
क्या रेशियो होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसका रेडियस किस रेंज में होता है, एटम होता है उसका 10⁻⁻10 मीटर के आसपास में होता है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज चीज़ें समझी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर में बात करेंगे। फिर ये जो चीज़ थी इसके अंदर में बताई गई थी मैंने कि भाई अगर ऐसा भी हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो थे वो कुछ देर के बाद में क्या होंगे, इसके अंदर में स्पाइरल पाथ बनाते हुए इसके अंदर में गिर जाएंगे। तो ये तो हमारी जो थ्योरी रदरफोर्ड ने दी थी वो हमारे पास में डिस्कार्ड हो जानी चाहिए, गलत हो जानी चाहिए, रिजेक्ट हो जानी चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा सपोर्ट करेंगे नील्स बोर, कैसे करेंगे उनके पोस्टुलेट्स के थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी। वहाँ से हमारे काफ़ी फॉर्मूलाज निकल के आएंगे जहाँ से आप लोग KTC AO के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस बनते हैं या किसी भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं उसके अंदर में। और बाकी भाई आप लोग को जानकारी होगी कि भाई जितना भी आप लोग के पास में PDF मटीरियल है या जो भी चीज़ है वो आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इस पर मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं क्या उसका प्रोसीजर है 9416878402।